नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त की एक खास खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गए। संजय सिंह को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी और अब से कुछ देर पहले उनको तिहाड़ जेल से आजाद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। आपको याद होगा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में 4 अक्टूबर की रात को संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए और 3 अप्रैल 2024 को बाहर आए। पूरे के पूरे 6 महीने का हिसाब बनता है। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है, लेकिन ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी जमानत के साथ कई शर्तें भी रखी हैं। जैसे संजय सिंह अपने आने जाने की जगहों की पूरी जानकारी केस के जांच अधिकारी को देनी होगी। अपना फोन नंबर जांच एजेंसी के साथ साझा करना होगा। अपने मोबाइल फोन की जीपीएस लोकेशन ऑन रखनी होगी। संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने, बिना इजाज़त देश छोड़ने की इजाज़त भी उनको नहीं मिली है। गवाहों को प्रभावित ना करें, सबूतों से छेड़छाड़ ना करने की भी शर्तें संजय सिंह की रिहाई के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा जब जांच एजेंसी बुलाए तो हाजिर होने का भी आदेश दिया गया है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की हैं, जब उनको तिहाड़ से बाहर निकाला गया था। जब वो बाहर निकल कर आए थे, वहाँ मौजूद आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उस वक्त वो किसी ऊंची चीज़ के ऊपर खड़े होकर सबका अभिवादन कर रहे थे। और अब खबर यह है कि इस तस्वीर के बाद, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, संजय सिंह तिहाड़ से निकले हैं और वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ आगे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए। आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों इसी शराब घोटाले में जेल में हैं, तिहाड़ जेल में ही वो बंद हैं। ये भी कहा गया कि वो दिल्ली शराब घोटाले में अपनी भूमिका से जुड़ा कोई भी बयान मीडिया में ना दें। ये भी रिहाई की एक शर्त थी। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले में एक वादा माफ आरोपी और कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दिनेश अरोड़ा ने दावा किया था कि उन्होंने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, लेकिन दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयान में ये बात नहीं कही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में संजय सिंह को शराब घोटाले का एक प्रमुख साजिशकर्ता बताया था। उन पर घोटाले से मिली रकम को आगे पहुंचाने का आरोप भी लगा। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने जांच में बताया कि उसने संजय सिंह की ओर से कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी और चुनावों के लिए 82 लाख रुपए के चेक्स का इंतजाम किया था। अरोड़ा शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से दायर केस में नवंबर 2022 में सरकारी गवाह बन गया था, जिसके बाद उसको जमानत भी मिल गई थी। वो ईडी के केस में भी सरकारी गवाह बन गया था। संजय सिंह के वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयानों पर ही सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह आज जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो वहां काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। 6 महीने जेल में रहने के बाद ये संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से निकल आए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता जेल के बाहर मौजूद हैं। अभी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी थोड़ी संजय सिंह को बाहर निकालने के लिए। जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन पुलिस साथ में है, सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी संजय सिंह को। और कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि संजय सिंह को किसी तरह से यहाँ से सेफली निकाला जाए। और ये देखिए, फूल माला बरसाई जा रही है संजय सिंह पर। गाड़ी के ऊपर संजय सिंह आ गए हैं और ये गाड़ी के ऊपर चढ़कर ये देखिए, ये एक नेता होता है जो अपने कार्यकर्ताओं को अब संबोधित करने की तैयारी चल रही है। तिहाड़ जेल के बाहर संजय सिंह का पहला संबोधन संभव है। जेल से निकलते ही
अभी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जानते हैं जब जोश होता है कार्यकर्ताओं में तो किस तरह से उनके इस जोश को कंट्रोल करना है। संजय सिंह ने कहा है जश्न मनाने का वक्त नहीं है। हमारे सबसे बड़े हैं नेता अरविंद केजरीवाल और पूरी उम्मीद जताई है उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया भी जेल से छूटेंगे। तो अभी कोशिश ये चल रही है कि किसी तरह से यहाँ माहौल शांत करके और यहाँ से गाड़ी निकाली जाए। ये देखिए कोशिश है कि यहाँ से निकला जाए ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये सड़क है जेल के बाहर। अगर इस तरह से होगा तो समस्या पैदा हो सकती है और इस तरह से संजय सिंह जेल के बाहर निकल आए हैं। 6 महीने के अंतराल के बाद संजय सिंह बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। अब कोई तो बड़ा नेता है आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के पास, जो चुनाव के समय में अपनी बात रख सके, कैंपेन कर सके और मीडिया के सामने भी आ सके। तिहाड़ जेल से अपने कैमरा सहयोगी स्टीफन एंटनी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को जमानत ऐसे समय मिली है जब आम चुनाव सर पर है और उससे ठीक पहले आपके सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने इसी शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है और वो इन दिनों न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही कैद है। उनके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी न्यायिक हिरासत में इस वक्त तिहाड़ में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठने लगा था कि आप किसके नेतृत्व में अब प्रचार करेगी, कौन होगा चुनावों में जो आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर बाहर होगा, क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव का माहौल इस वक्त पूरे देश में है। हालांकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे युवा नेता पार्टी के पास हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नेता की जरूरत थी जिसकी इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत हो सके। आतिशी और सौरभ को सेकंड रंग की लीडरशिप माना जाता है, पहली रैंक के लीडर्स नहीं माने जाते हैं, जबकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। इस मामले में संजय सिंह अब काफी फिट बैठते हैं कि वो घटक दलों से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ रैलियां कर सकते हैं और माना जा रहा है कि उनके जमानत पर बाहर आने से आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव में नेतृत्व का संकट भी कुछ हद तक हल हो जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी जुड़ रही हैं। नीरजा जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा, नीरजा जी की एक और खासियत ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए जो 3 किताबें मांगी हैं, उसमें एक नीरजा जी की लिखी हुई लेटेस्ट किताब है जिसका नाम ही है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। शुक्रिया नीरजा जी वक्त निकालने के लिए। सवाल मेरा आपसे बहुत सिंपल सा है, आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई कितना बड़ा रिलीफ है इस वक्त में जब चुनाव सर पर है? रिलीफ तो है, क्योंकि सीनियर नेता हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं, इंडिया के अलायंस के पार्टनर से उनका रिश्ता है, उठना बैठना पार्लियामेंट में होता रहा है और पहले भी बातचीत संजय सिंह ही किया करते थे। पिछले साल जब जून जुलाई में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक राहत तो होगी और एक चेहरा भी, ऐसा आपने कहा, हालांकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज बहुत खूबी से उन्होंने कमान संभाली थी जब के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, तो ये चीज तो है। और ईडी का इनकी बेल को नहीं अपोज करना, मुझे अगर पॉलिटिकल देखा जाए, लीगली आप छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि जो सहानुभूति आम आदमी पार्टी की तरफ बिल्ड हो रही थी केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, और ये बहुत लोगों से रामलीला ग्राउंड्स में भी लोगों से बात करके और दिल्ली में भी अलग अलग लोगों से बात करके इसका आभास हुआ, तो ये शायद थोड़ा ठंडा हो जाए अगर संजय सिंह को बाहर तो आप नीरजा जी, आप ये कह रही हैं कि कोर्स करेक्शन क्या बीजेपी की हो सकता है, थोड़ा कोर्स करेक्शन, केजरीवाल को अंदर रखो, संजय सिंह को बाहर कर दो, तो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा माहौल। जो ये बताइए,
इस बीच में चर्चा जोरों पर रही जब से अरविंद जेल पहुंचे, करीब बीते 12 दिनों में, 21 तारीख को वो जेल गए थे। इन 12, 13, 14 दिनों में चर्चा बहुत जोरों पर रही कि सुनीता केजरीवाल को उनकी जगह ले सकती हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्या वो नौबत आ गई है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े तो सुनीता केजरीवाल ही वो चेहरा होंगी, या संजय सिंह भी हो सकते हैं? हालांकि संजय सिंह सांसद हैं, हम जानते हैं। सांसद है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। यहाँ इलेक्शन लड़ने की बात होगी असेंबली से, वो भी इस समय जब इलेक्शंस हो रहे हैं, ये पेचीदा मामला होगा। लेकिन अगर सुनीता केजरीवाल भी बहुत डिग्निटी से पेश आई हैं पिछले दिनों में, जो मैसेजेस अपने हस्बैंड के लाई हैं, उनको रैली में पढ़ा भी, जिस तरह से वो बोली भी, पर ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर केजरीवाल अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि जो भी सहानुभूति उनके लिए इस समय है वो ठंडी पड़ जाएगी, मुझे जो लगता है। जो गलती जेल से कब तक सरकार चला पाएंगे? नहीं तो और लोग उनके जो सहयोगी हैं, आतिशी है, सौरभ भारद्वाज है, जो भी है, और कोई है, अपने जो पॉलिटिकल सहयोगी हैं, बेहतर होगा, मैं मानती हूँ पॉलिटिकली, मेरा रवैया राइट और रॉन्ग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट झारखंड में हमने देखा भी, हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने कल्पना सोरेन को नहीं बनाया, उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया, ताकि ये मैसेज जाए कि पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता को बनाया जा रहा है। अब पार्टी मैटर करती है, पॉलिटिक्स मैटर करता है, इसका मतलब है आप किसी भी सहयोगी की ट्रस्ट नहीं करते। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैम, सीएम की कुर्सी के लेकर तो आपने बड़ा क्लियर बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को अगले साल तक जेल में रहना पड़ा, मुझे नहीं पता, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है अगले साल की शुरुआत में, फरवरी मार्च 2025 में, क्या आपको लगता है कि पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के पास रहेगी या संजय सिंह के पास रहेगी? आज की परिस्थिति में अगर मैं बात करूं तो पार्टी देखिए पार्टी की कमान सबके हाथ में रहेगी। और आम आदमी पार्टी, और ये तो मैंने सुना था बहुत साल पहले जबकि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और पहले चैलेंजेस, चुनौतियां जो आ रही थी, जो लोग उस समय आम आदमी पार्टी में थे वो लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें जेल जाने के लिए भी तैयार होना है, हमको मरने के लिए भी तैयार रहना है, उस समय वो बात करते थे। तो असली चुनौती आज आम आदमी पार्टी की, और बहुत संकट है आज आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन देश की निगाहें, दिल्ली की निगाहें भी इस पार्टी पे हैं। वो चुनौती है कि किस तरह से मिलजुल के, एकजुट होके, एक टीम की तरह आम आदमी पार्टी के नेता काम करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन नीरजा जी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये आपकी किताब है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है नाउ, हाउ केजरीवाल विल डिसाइड कि उनको क्या करना चाहिए दिल्ली की 4 सीटों पर, पंजाब की 13 सीट पर जीतने के लिए? अरविंद केजरीवाल से आप अग्री करिए, डिसएग्री, ये अच्छा माने बुरा माने, लेकिन वो पॉलिटिकली शातिर आदमी हैं, एक शातिर नेता हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जब वो अंदर हैं तो वो अपने सहयोगियों पे तो निर्भर करेंगे ही। और संजय सिंह का बाहर आना एक बहुत बड़ा कदम है उस मायने में कि किस तरह से कैंपेन को आगे किया जाए और किस तरह से कैंडिडेट्स को आगे किया जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। और किस तरह से कांग्रेस के साथ कदम मिला के चला जाए, क्योंकि दिल्ली में पिछली बार भाजपा ने 7/7 सीटें जीती थी, इस बार हो सकता है क्योंकि अलायंस है और कुछ सहानुभूति भी है केजरीवाल के लिए, हो सकता है कि वो टैली नहीं हो भाजपा की जो पिछली बार हो थी, अगर ये मैंने कहा कदम से कदम मिला के चलते हैं। जी, थैंक यू मैम, वक्त निकालने के लिए, थैंक यू बात करने के लिए, थैंक यू नीरजा जी। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है और पहले दौर का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस बीच नेताओं का पार्टियों में आना जाना तेज हो चुका है। सबसे अधिक नेता कार्यकर्ता बीजेपी में इन दिनों शामिल हो रहे हैं। जिस तेजी से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे बड़े नेताओं में कई तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े घोटालों में आरोपी रहे, बीजेपी भी इनको निशाने पर लेती रही। इनमें से कई नेता काफी पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ मामलों में जांच एजेंसियां सुस्त हो जाती हैं। विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर दागी नेता साफ हो जाते हैं क्या?
उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां ढीली पड़ जाती हैं। बीजेपी इसे लगातार विपक्ष की हताशा बताती है। उधर जांच एजेंसियों ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। मेरी सहयोगी नीता शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विवादों और घोटालों से घिरे रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई से 2 अप्रैल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करने वाला था, लेकिन जांच एजेंसी ने ईमेल के जरिए मुख्य आरोपी हरक सिंह रावत को बताया कि पूछताछ अभी नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है, जबकि हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम से अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही हरक सिंह रावत फिर बीजेपी लौट सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ये बता दें कि जनवरी में ईडी ने कॉबर टाइगर रिजर्व में हुए पाखरों रेंज घोटाले के सिलसिले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई अधिकारियों और नेताओं के घर पर छापे मारे थे। ये चर्चा इसलिए कि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसियां सुस्त हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 2014 के बाद से 25 नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिन पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनमें 10 कांग्रेस से आए 4 नेता एनसीपी और शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस से एक एक नेता ने भी बीजेपी का दामन थामा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें जो भी जाता है उसका आरोप धुल जाता है। एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। जैसे अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर एनसीपी के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच बंद की गई। यही नहीं, कई और नेताओं को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई 2019 से लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी का इंतजार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी से बीजेपी में चले गए, तब से जांच सुस्त चल रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भी गंभीर आरोपों के केस लटके हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अशोक चव्हाण हाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि वो आदर्श हाउसिंग घोटाले में आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। हालांकि जांच एजेंसियां इन आरोपों को गलत बता रही हैं कि उन्होंने किसी आरोपी के खिलाफ जांच सुस्त की है या लटकाई है। जैसे ईडी के मुताबिक उसके पास लगभग 7,000 मामले हैं और इनमें से केवल 3% राजनेताओं से संबंधित है। ईडी खुद कोई जांच शुरू नहीं कर सकती, बल्कि किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर ही केस दर्ज करती है। ईडी की दलील है कि अलग अलग मामलों में पिछले 10 सालों में करीब 2200 करोड़ रुपयों का काला धन उसने जब्त किया है। सिद्धांतिक तौर पर जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि भारत में फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और जैसा कि चुनाव आने वाले हैं, आरोपों का सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आज की एक और महत्वपूर्ण खबर। चीन की सीमा के करीब बसे पूर्वी एशियाई देश ताइवान के लिए आज की सुबह भयानक साबित हुई। ताइवान को एक भयंकर भूकंप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जो परिस्थितियां दिखाई दी वो इतनी ज्यादा खतरनाक भूकंप की थी, उस लिहाज से हताहतों की तादाद काफी कम दिखती है, क्योंकि ताइवान भूकंपों से तैयार रहने वाले देश के तौर पर सामने आया है। अब तक जो खबर आई है 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और 730 लोगों के इन भूकंप की वजह से घायल होने की खबर सामने आई है।
लेकिन इस भूकंप ने ताइवान की हर इमारत को आज हिला कर रख दिया। आप कुछ को तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए कि भूकंप कितना ज्यादा भयानक था। सभी इमारतें हिलने लगी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां हिलती दिखाई दी, जमीन पर खड़े लोग अपने पैरों के नीचे भूकंप के कंपन से दहल गए। बड़े बड़े पुल इस भूकंप से झूलते दिखाई दिए। वैसे तो भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इलाके में बसे होने की वजह से ताइवान की जनता इस तरह के भूकंपों से, झटकों से पहले से ही तैयार रहती है मानसिक तौर पर, और वहाँ की इमारतें भी जो बनी हैं वो भूकंप के लिहाज से ही बनाई जाती हैं। इसके बावजूद इस भूकंप से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र ताइवान के हुआलियान शहर से 18 किलोमीटर उत्तर में करीब 35 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप ने ताइवान ही नहीं, आसपास के कई द्वीपों को झकझोर कर रख दिया। पूर्वी चीन, जापान और फिलीपींस तक इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से तुरंत ताइवान, जापान और फिलीपींस के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद जब समुद्र की लहरें शांत होनी शुरू हुई तो सुनामी की चेतावनी अब वापस ले ली गई। इस भूकंप से ताइवान के खूबसूरत हुआलियन शहर में सैलानियों के पसंदीदा टर्टल आइलैंड का एक सिरा भी टूट गया है। ये द्वीप ऊपर से एक कछुए की तरह दिखता है। भूकंप इतना खतरनाक था कि कछुए की आकृति के इस द्वीप में कछुए के सिर की तरह दिखने वाली पहाड़ी टूटकर समंदर में अब समा गई है। ताइवान एक ऐसे इलाके में है जहां जमीन के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही हैं। फिलीपींस सी प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है। 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से इन प्लेटों के एक दूसरे की ओर बढ़ने से जमीन के नीचे भयानक दबाव बना रहता है, जो इस तरह के जबरदस्त भूकंपों की शक्ल में सामने आता है। इस मुद्दे पर करेंगे आगे और बातचीत। पहले देखिए मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट। झुकी इमारतें और चीख पुकार। ताइवान में बुधवार सुबह 8 बजे आया भूकंप कितना जबरदस्त था वो इन दृश्यों से जाहिर होता है। ये पुल ऐसे हिलने लगा मानो पेड़ की कोई डाल हो। जो जहां था उसने वहीं ठहरने की कोशिश की। बाइक सवार किसी तरह जमीन पर अपने पैर थामने की कोशिश करते दिखे। ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम गया। गनीमत है कि इतने जोर के झटके के बाद भी पुल गिरा नहीं। ब्रिज के नीचे से बनाया गया ये वीडियो दिखाता है कि ये कैसे हिला। पुलों के क्षतिग्रस्त होने से मेट्रो और सड़क यातायात पर असर पड़ा। मेट्रो में सवार लोगों के लिए तो ये झटका और भी जोरदार था। तेज गति से भागती मेट्रो में हर कोई सहारे को जोर से थामे नजर आया। पूरी ट्रेन हिल रही थी, लेकिन ये भी खास बात है कि किसी ने अफरा तफरी नहीं मचाई, बल्कि संयम से काम लिया। मेट्रो स्टेशनों को भी काफी नुकसान हुआ। कई जगह पानी का रिसाव भी देखा गया। और ये देखिए, सड़क पर तेज गति से भागती कार के डैश कैमरे में क्या कैद हुआ। सड़क हिलने लगी, कार धीरे धीरे रुकी और कंपन का असल एहसास तब शुरू हुआ। बगल की सड़क पर चल रही बस की हालत देखिए। और इस पुल पर लगे लैंप पोस्ट तेज हवा में बांस की तरह झूलते नजर आए। पहाड़ों में भारी भूस्खलन भी हुआ। धूल का बड़ा गुबार आसमान में छा गया। कई जगहों पर सड़कें कट गईं। ईलान के गुशान द्वीप को भी भारी नुकसान हुआ है। इसका एक हिस्सा टूटकर समुद्र में जा गिरा। ये बहुमंजिला इमारत इतनी जोर से हिली कि इसके ऊपर बने स्विमिंग पूल का पानी बाल्टी के पानी सा छलकने लगा। इमारत अपनी जगह जस की तस खड़ी रही। इस भूकंप में करीब 30 इमारतों का ये हाल हुआ। कई तो 45 डिग्री के एंगल तक झुक गईं। इनमें 15 इमारत हुआलिन शहर की हैं, जो भूकंप के केंद्र से महज 18 किलोमीटर दूर है। भूकंप के झटकों के बीच लोग जान बचाकर बाहर निकल आए।
गौर करने की बात यह है कि अधिकतर इमारतें बुरी तरह झुक तो गईं, लेकिन पूरी तरह जमींदोज नहीं हुई, वरना जान का बहुत अधिक नुकसान होता। इमारत से सुरक्षित निकल गए लोग बेबस होकर लटकती इमारत को देखते रहे। ताइवान बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर और चिप बनाता है और इस भूकंप की वजह से चिप बनाने वाले कारखानों को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुताबिक सुरक्षा वजहों से कई कर्मचारियों को यहां से बाहर निकाला गया। भूकंप से मची तबाही से ताइवान को उबरने में वक्त लगेगा और ये तस्वीरें लंबे समय तक लोगों के मन को झकझोरती रहेंगी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ताइवान से आई ये तस्वीरें जो आपने अभी अभी देखी वो बता रही कि जमीन के अंदर कितना बड़ा दबाव रिलीज हुआ होगा, लेकिन खास बात यह कि जान माल का उतना नुकसान ताइवान में नहीं हुआ जितना किसी और देश में हो सकता था। इसकी वजह रही ताइवान में भूकंप रोधी तकनीक से इमारतों का बनना। ताइवान ने इस दिशा में काफी तेजी से तरक्की की है। करीब 25 साल पहले सितंबर 1999 में भी ताइवान में 7.6 की तीव्रता से आए एक भयानक भूकंप से दहल गया था पूरा का पूरा देश। उस भूकंप से करीब 5000 इमारतें तबाह हुई थी और 2400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 10,000 लोग उस भूकंप में घायल हुए थे। जापान की तर्ज पर ताइवान ने सबक लिया। जानकार कहते हैं कि लोग भूकंपों से नहीं मरते, भूकंपों से गिरने वाली इमारतों के नीचे दबने से ज्यादा मरते हैं। इसीलिए जरूरी है कि भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में इमारतें भूकंप रोधी ही बनाई जाए। ताइवान ने उसके बाद जो नया बिल्डिंग कोड बनाया उसमें हर इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया, या जो इमारतें पहले से बनी हुई थी उनमें भूकंप का असर सहने के लिए रेट्रोफिटिंग की गई। इस सब का असर इस भूकंप के दौरान दिखा भी। बुधवार दोपहर तक ताइवान नेशनल फायर सर्विस की तरफ से 9 लोगों के मारे जाने की अब पुष्टि हुई है। करीब 700 लोग घायल हुए हैं, जो भूकंप की तीव्रता के हिसाब से बहुत कम कहे जाने चाहिए। इस भूकंप में 30 इमारतों को ही नुकसान पहुंचा है, जो अपने आप में काफी राहत की बात सुनाई देती है। इनमें सबसे ज्यादा 15 इमारतें हुआलिन शहर की हैं, जो भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक था। भूकंप ने सभी इमारतों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन वो भरभरा कर गिरी नहीं है। भूकंप रोधी तकनीक से ही बनी मेट्रो लाइनों और पुलों ने भी इस भयानक भूकंप को झेल लिया, सहन कर लिया। सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम ने भी लोगों को संभलने का आज मौका दिया। लोगों को तुरंत अलर्ट का मैसेज आ गया, जिससे वो तुरंत ही संभल गए और भूकंप के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं, इसकी ट्रेनिंग उनके आज काम आई। वो तुरंत बाहर निकल आए। जो लोग अंदर फंसे वो ऐसी जगहों पर छुप गए कि कम से कम नुकसान उनको हो। हालांकि राजधानी ताइपे में ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम आज नहीं बजा। इसकी जांच अब की जा रही है। भूकंप के बाद अलग अलग जगहों पर 70 के कुछ अधिक लोगों के फंसे होने की भी खबर आई है, जिनमें से कुछ कोयले के खदान में थे। फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कर्मी तुरंत हरकत में आ गए। अब ताइवान के इस भूकंप की तुलना पिछले साल 7 फरवरी की रात तुर्की में आए भूकंप से कीजिए। 7.8 की तीव्रता में आए उस भूकंप ने तुर्की के एक बड़े इलाके में इमारतों को जमींदोज कर दिया था। उसके बाद भी 2 भूकंप आए, जिनमें कुल मिलाकर करीब 55,000 लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग घायल हुए। दुनिया भर की राहत एजेंसियां तुर्की की मदद में आगे आईं। तुर्की अभी तक साल भर से ज्यादा पुराने उस दर्द से नहीं उबर पाया है। भारत का भी एक बड़ा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत का 59% इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। भूकंप के लिहाज से भारत को 4 जोन में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील हिमालयी इलाके हैं, जो जोन 5 और जोन 4 में पड़ते हैं। गुजरात का एक हिस्सा, पूरा उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार भी जोन 5 में ही आते हैं। खुद राजधानी दिल्ली और गंगा यमुना के मैदान का बड़ा इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 में आता है। इस इलाके में भारत की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि भूकंप से बचने के उपायों पर भारत में भी तेजी लाई जाए, भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाएं और भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में लोगों को उनसे बचने का प्रशिक्षण दिया जाए, कंपलसरी किया जाए इसको। क्योंकि जैसा कि जानकार कहते हैं
कि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे होने वाले जानमाल के नुकसान को कम से कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लोग भूकंपों से नहीं मरते, इमारतों के नीचे दबने से मरते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ है देश के जाने माने भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता, हमसे बात करने के लिए। स्वागत है आपका। ताइवान में आज जो भूकंप आया भयानक, उसकी वजह क्या लगती है? नहीं, वजह तो सारे भूकंपों की मेन कारण वही होता है कि जो प्लेट्स होती हैं ना, हमारी जो धरती की बाहरी सतह है, उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं जो करीब 100 से 150 किलोमीटर डेप्थ में होती हैं, और वो मूव करती हैं वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो उसमें जब दो प्लेट कोलाइड करती हैं तो उससे स्ट्रेन एक्यूमुलेट होता है, जो भूकंप के रूप में निकलता है। तो ज़्यादातर जो भूकंप आते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही आते हैं। उसी वजह से जो भूकंप आया था वो टर्की में 6 फरवरी को आया था, और उसी वजह से ये भूकंप जो आज आया है ताइवान में, ये भी उसी का एक मतलब एक एग्जाम्पल है उसकी। क्योंकि इन मूवमेंट्स की वजह से, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से स्ट्रेन एक्यूमुलेट होता रहता है, और ये जब स्ट्रेन जो है वो रॉक की स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है, तो वो भूकंप के रूप में वो स्ट्रेन जो है वो रिलीज होता है। यही मुख्य कारण है भूकंपों के आने का। डॉक्टर गुप्ता, ताइवान का ये भूकंप जो आज हमने देखा, ये भारत के लिए क्या सबक लेकर आया, क्या सलाह देंगे आप? ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आया है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि पिछले वर्ष जो टर्की में भूकंप आया था 1 वर्ष पहले 6 फरवरी को, उसमें उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, इसका मैग्नीट्यूड 7.6 है। और टर्की के भूकंप में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, और ताइवान के भूकंप में अभी तक ये खबर आई है कि 9 या 10 ही जाने गई हैं। तो ताइवान ने एक ऐसी स्थिति पैदा करी है जहाँ पर कि भूकंपों से बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान तो होता है, लेकिन इतनी जाने नहीं जाती जितने की कई देशों में जा रही हैं, जैसे कि टर्की की आपने एग्जांपल दी। और इससे पहले 2005 में मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक आया था। मुजफ्फराबाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, कश्मीर के पास है, और वो भूकंप जो था वो सिर्फ 7.6 का था। ये जो है इस भूकंप से थोड़ा सा बड़ा, और उसमें 87,000 लोग मरे। और ताइवान में भी अब से करीब 25 वर्ष पहले 21 सितंबर को एक भूकंप आया था, वो उसको चीची अर्थक्वेक कहते हैं। उसमें 2,400 लोग मरे। लेकिन ये जो भूकंप 25 वर्ष बाद आया है, तो ताइवान ने इतनी तरक्की करी है कि इसमें 9 लोग ही जान गई। हो सकता है और 10-15 लोगों का नाम आए, क्योंकि कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो भारत के संबंध में ये आप मान के चलें कि भारत में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो है 1950 के पास से नहीं आया। मैं 1 मिनट में ये बता दूं कि ये मैग्नीट्यूड जो है ना बड़ा डिसेप्टिव होता है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड 1 बढ़ता है, 6 से 7 होगा, तो एनर्जी 31 गुना बड़ी हो जाती है। और ये मान के चलिए कि एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप है, उसकी एनर्जी जो है वो हिरोशिमा या नागासाकी जैसे बॉम्ब जितनी होती है। तो आप ये मानो कि जब 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो 31 नागासाकी हिरोशिमा जैसे बॉम्ब फूटे, और 7 से जब 8 आएगा तो 31 × 31, मतलब 900 से ज्यादा भूकंप वो ऐसे हिरोशिमा जैसे एटम बॉम्ब फूके तो क्या होगा। मैं हिंदुस्तान की फिर से बात करूं, हिंदुस्तान में हम लोगों ने एक जो था एक्सपेरिमेंट करा था कि अगर पुराने भूकंप आज के दिन आए तो क्या होगा। तो एक 1905 में भूकंप आया था कांगड़ा में, जिसका 7.8 करीब मैग्नीट्यूड था, 7.8, और उस टाइम 20,000 लोग उसमें मरे थे। हम लोगों ने उसकी इंटेंसिटी देखकर आइसोसेस्मस बनाए, और उसके ऊपर हमने एक लेयर रखी टाइपोलॉजी ऑफ हाउसेस। तो उससे पता लग जाता है कि कितने मकान गिर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की लेयर रखें तो उससे पता लगता है कि कितने लोगों की जान जा सकती है। तो अगर 1905 का भूकंप आज के दिन रिपीट करे उसी जगह जहां पर कि वो आया था, तो कई लाख जान उसमें जा सकती हैं। और ये इस बात से ही बहुत क्लियर हो गया
क्योंकि जो मुजफ्फराबाद की सिचुएशन है वो कांगड़ा के आसपास की सिचुएशन से बहुत अधिक अंतर में नहीं है। और वो जो भूकंप वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का आया है, जिसमें 87,000 लोग चले गए, और ये भूकंप आया सुबह 9 बजे के बाद। क्योंकि हिंदुस्तान और कई विकसित देशों में जो भूकंप से लोग मरते हैं वो इसलिए मरते हैं कि जो हमारे मकान होते हैं वो भूकंप को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो रात में जो भूकंप आते हैं तो हम मकानों में सोए हुए होते हैं, तो ज्यादा लोग मरने की संभावना रहती है। और ये जो मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक था वो मॉर्निंग में 9 बजे के बाद आया, तो सारे लोग जग जाते हैं, बाहर रहते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे हमको ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए। तो ताइवान ने अपने अनुभव से सीखा और अब ताइवान से भारत जैसे देशों को, बड़े देशों को सीखने की ज़रूरत है कि जब छोटा सा छोटा देश कम से कम नुकसान सह सकता है, और वैसा भारत जैसे लोग क्यों तैयारी नहीं कर सकते बड़े बड़े भूकंपों को झेलने की, भूकंप रोधी इमारतों को बनाकर। बेंगलुरु में जल संकट गहराता जा रहा है। 1,30,00,000 की आबादी वाले देश के सिलिकॉन वैली के खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि शहर की आधी झीलों की अगर मरम्मत करा दी जाए तो बेंगलुरु में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन राजनेता सुनते कहां हैं। नौबत यह आ गई है कि अब सरकारी अस्पतालों में हवा से पानी बनाने की मशीन लगा दी गई है। नल से पानी ना आए तो निराशा, और कभी पानी आया भी तो रफ्तार इतनी धीमी कि एक घड़ा भरने में ही पसीने छूट जाए। क्योंकि पानी और हरियाली की कमी से गर्मी भी इस शहर में काफी बढ़ गई है। ऐसे में टैंकर लोगों का सहारा बने। लेकिन जब बोरवेल सूखने लगे तो टैंकर वालों ने मनमानी रकम वसूलनी शुरू कर दी। सरकार ने रेट तय किया, लेकिन वो कागजों तक ही है। गर्मियों की छुट्टी से ठीक पहले कुछ स्कूल पानी की कमी की वजह से बंद करने पड़े। आईटी इंजीनियर आदर्श भी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जो इस समस्या का समाधान निकाल पाता। इस बार ही हम लोगों को पानी की समस्या हुई है, और पिछले 2 महीने से रेन भी नहीं हुई है, तो इस वजह से पानी की प्रॉब्लम तो है। बीच बीच में कभी कभी इश्यू हो रहा है, जैसे वाटर टैंकर्स भी काफ़ी डिमांड में अभी हैं, तो सप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम है। KR पुरम के सरकारी अस्पताल में हवा से पानी बनाने वाली मशीन लगाई गई है। यह मशीन 24 घंटे में 300 लीटर शुद्ध पानी तैयार करती है और खर्च 2 रुपए लीटर। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से 60 से 80 लीटर पानी यहाँ से निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल पानी के साथ साथ मैटरनिटी वार्ड में गर्म पानी की जरूरत पूरा करने के लिए किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये शहर पानी के संकट से जूझ रहा है? एट द मोमेंट हमारे सिटी में एक ही सोर्स मेन डिपेंडेंस कावेरी में है, और अगर वो एक सोर्स फेल हो जाता है तो पूरा सिटी गेट्स इनटू दिस क्राइसिस। तो वी हैव टू हैव सम मोर रिलायंस ऑन लोकल सोर्सेज। बेंगलुरु शहर में पानी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत झील है। यहाँ 200 के आसपास छोटी बड़ी झीलें हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाके यानी व्हाइटफील्ड की नेल्लूरहल्ली झील की हालत देखिए। कुछ 100 लीटर ही पानी यहां बचा है। पानी की समस्या खड़ी हुई तो सरकार ने मरम्मत करवाया, लेकिन उसके बाद बारिश हुई नहीं। ऐसे में पूरे इलाके का ग्राउंड वाटर सतह से काफी नीचे चला गया। पानी की समस्या तो पूरे बेंगलुरु में कमोबेश हर जगह है, लेकिन बेंगलुरु शहर के दक्षिण पूर्वी इलाके में यह समस्या सबसे ज्यादा है। व्हाइटफील्ड की यह झील पूरी तरह से सूख चुकी है, यानी जब तक मॉनसून नहीं आता और बारिश नहीं होती तब तक
यहां ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। ऐसे में इस इलाके में हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर टीबी रामचंद्रा लंबे अरसे से झीलों पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 साल पहले उनकी निगरानी में दक्षिण बेंगलुरु की सारक्की झील की मरम्मत की गई। इस झील में पानी की कोई कमी नहीं है। यकीन नहीं होता कि दोनों झीलें एक ही शहर की हैं। एक झील में पानी तलाशना पड़ता है और दूसरी झील लबालब है। लेक के पुनर्निर्माण के बाद ग्राउंड वाटर 320 फीट तक रिचार्ज हुआ। इस साल शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी की समस्या है, लेकिन आप देखिए सारक्की झील के इलाके में वहां पानी की समस्या नहीं, ग्राउंड वाटर अच्छा है और झील भी पूरी भरी हुई है। यानी इसी मॉडल को शहर के सभी 200 झीलों में अपनाना चाहिए। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के मुताबिक शहर को हर साल 18 टीएमसी पानी चाहिए। 15 टीएमसी पानी की सप्लाई कावेरी नदी से होती है। 4 से 6 टीएमसी पानी आसानी से झीलों के पुनर्निर्माण से मिल जाएगा, क्योंकि शहर के 45% लोग ग्राउंड वाटर पर ही आश्रित हैं। साथ में शहर के हर वार्ड में 2 हेक्टेयर पेड़ लगाकर पानी की समस्या पूरी तरह खत्म की जा सकती है। एक जरूरत बारिश के पानी के संरक्षण को हर घर और अपार्टमेंट में अनिवार्य किए जाने की है। वैसे जल बोर्ड का कहना है कि पानी की समस्या अगले 15 दिनों में खत्म हो जाएगी। मई के आखिर तक कावेरी प्रोजेक्ट का 5वां चरण पूरा हो जाएगा। इससे और पानी बेंगलुरु को मिलेगा। हमारे पास अगले 4-5 महीने के लिए पर्याप्त पानी है और मानसून भी इस बार देर से नहीं आएगा। जब कभी भी बारिश कम होती है, इस शहर में पानी का संकट खड़ा हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पानी के वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं, बस उन्हें विकसित करने की जरूरत है। लेकिन जब कभी भी संकट होता है तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो टेम्पररी सॉल्यूशन को प्रेफरेंस देती है, यानी अस्थायी समाधान पानी के संकट का निकालने की कोशिश नहीं करती। ऐसे में समस्या अपनी जगह बनी रहती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।